बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है पीटीएम और वर्सेस एओए। ठीक है। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का एक टॉपिक है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे किया जाता है। जब प्रोजेक्ट शेड्यूल किया जाता है तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ से हमें प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पता चलता है कि कितना लंबा हमारा प्रोजेक्ट चलेगा और उसका क्रिटिकल पार्ट क्या है। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर और कुछ डायग्राम्स हैं। तो ये दो तरह से डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ऐसी डायग्राम्स जिनका नाम पीडीएम और पीओए है, दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पे, और क्या होती हैं ये भी बताया। तो बेसिकली ये वो डायग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, पहले कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी होगी, कितनी कौन सी एक्टिविटी का कितना दुरानिया है, कितना ड्यूरेशन है उसका। ठीक है, और कब ख़त्म होगी, और कौन सी एक्टिविटी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ चल रही है। ठीक है, तो ये दो तरह के नेटवर्क डायग्राम्स हमारे बने हैं। ये क्या है? ये नेटवर्क डायग्राम्स हैं। तो दो तरह से हैं। एक है एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, जिसको हम ए ओ ए बोलते हैं। ठीक है, और एक एक्टिविटी ऑन नो डायग्राम है, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम, जिनको हम पीडीएम भी बोलते हैं या प्रीसेंडेंस प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के नेटवर्क डायग्राम्स हैं, आप ये देख सकते हैं। एक ये एक्टिविटी ऑन एरोस और एक्टिविटी ऑन नोड्स। एक्टिविटी ऑन एरोस में दो तरह से मजीद इसकी सब डिवीजन की हुई है। इसमें क्रिटिकल पाथ मेथड भी आता है जो हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर भी करेंगे, और एक पर्ट मेथड आता है जो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे आफ्टर मीट। ठीक है, और एक्टिविटी ऑन नोड्स है जिसे हम पीडीएम देखेंगे, यानी कि प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। इसको भी हम इंशाल्लाह आज ही कवर करेंगे। तो इनके थ्रू ना पीडीएम या ये जो क्रिटिकल पाथ और पर्ट है और क्रिटिकल पाथ मेथड है, इसके थ्रू हमें प्रोजेक्ट की लॉन्ग ड्यूरेशन का पता चलता है कि कितनी मैक्सिमम लंबा हमारा प्रोजेक्ट चल सकता है या मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में ही आता है। हमने बेसिकली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हमने दस्तूरी पढ़ लिया और काम खत्म हो गया। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में बेसिकली हम हर चीज़ को शेड्यूल करते हैं। देखिए, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की जाए, उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग की जाए, उसका स्कोप क्लियर होना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बेटा, वो सिर्फ पूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उनको समझना होता है, और उनके मुताबिक हमने अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करना है। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, अच्छे प्रोजेक्ट की प्लानिंग और ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, इधर से ही आपको क्लियर पता चलेगा, क्लियर पिक्चर मिलेगी आपको कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और आपने आगे किस जगह पे जाना है। आपने देखा होगा कि कई इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं, वो अपने जब कंस्ट्रक्शन साइट विजिट कर रहे होते हैं ना, तो कॉपी पेंसिल उनके हाथ में होता है, तो वो चेक लिस्ट को ना चेक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो भी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये भी हो गया, वो भी हो गया। इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट स्केचिंग भी होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क डायग्राम्स। ठीक है, जिसके थ्रू हमने प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग करनी होती है। अब इसमें प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग में होता क्या है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ कहाँ से मिलेंगी आपको। अब आप सोच रहे होगे कि सर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़? मतलब कि अगर आप एक चीज़ प्लान करते हो कि हमने टूर पे जाना है। ठीक है, तो टूर पे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट का भी अरेंज करना है, ये एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना है, वो दूसरी एक्टिविटी हो जाती है। कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, किस तरह से जाओगे, किस रास्ते से जाओगे, कहाँ पे जाओगे, ये सारी एक्टिविटीज है। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर आपके सॉफ्टवेयर को लेकर भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं कि रिक्वायरमेंट एनालाइज करना है, कितनी देर में करनी है, कौन करेगा, कब करेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी वगैरह। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग फेज है, बाकी फेजेज हैं। इस तरह से करते करते किसी की साथ मीटिंग जनरेट करनी है तो कितनी देर में होगी, और कितना लोग होंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये सभी चीज़ें ना, ये एक्टिविटीज है। यूँ समझ लें कि जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बताया था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से जो भी आप बनाते हो ना, वो सारी एक्टिविटीज है। ठीक है,
अब उन एक्टिविटीज़ को हमने ड्रॉ करना है 2 डायग्राम्स की मदद से, वो है नेटवर्क डायग्राम और उनमें AOARP और A1 ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले प्रेजेंस डायग्राम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसमें है कुछ नहीं, सिंपल है ये भी। इसमें ये होता है कि जो एक्टिविटीज होती है ना, हम उनको नोड्स की शक्ल में डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। हर एक्टिविटी को हम एक नोड की शक्ल में, नोड मतलब कि एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर या एक सर्कल होगा, बॉक्स या सर्कल होगा, उस सर्कल के अंदर हम एक्टिविटी का नाम लिख देंगे। लेट्स सपोज एक्टिविटी का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, वट कोई भी नाम है। तो वो एक्टिविटी ए जो है, और फिर एरो जाएगा। एरो का मतलब है कि जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो तो क्या हो, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी विच इज़ एक्टिविटी बी। तो इन इस डायग्राम का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये एक्टिविटी जो है वो बी से पहले है, और ए एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद ही आपकी बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इस डायग्राम का मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, दो, ये 4 तरह की डिपेंडेंसी है पीडीएम में, ठीक है। 4 तरह की डिपेंडेंसी है जो कि इस डायग्राम में देखी जाती है। एक होती है फिनिश टू स्टार्ट, एक्टिविटी मस्ट फिनिश बिफोर सक्सेसर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। अच्छा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर की बात करता हूँ मैं, ठीक है। प्रीडिसेसर यानी कि प्रीडिसेसर में क्या होता है और सक्सेसर में क्या होता है। सक्सेसर में ये होता है कि जो एक्टिविटी ये ए है, ठीक है, एक्टिविटी ये ए जो है ये ख़त्म होगी तो हमारी बी स्टार्ट होगी। तो इस केस में जो बी एक्टिविटी है वो सक्सेसर है एक्टिविटी ए की, यानी कि ए के बाद बी आ रही है, तो बी जो है वो सक्सेसर होगी। अब बी के आगे फर्ज करें सी आएगी, तो सी जो है वो सक्सेसर होगी। सी के आगे डी आ रही है तो डी सक्सेसर होगी सी की, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिविटी बी जो है वो ए की सक्सेसर है, और ये जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी ए, ये बेसिकली प्रीडेसेसर है, क्योंकि ये पहले आ रही है। जो चीज़, जो एक्टिविटी पहले आ रही होती है, यानी बी से जो पहले आ रही है, बी की प्रीडेसेसर क्या है, वो ए है एक्टिविटी, ठीक है। और ए का सक्सेसर क्या है, वो बी। आई होप आपको समझ आ गई है सक्सेसर और प्रीडेसेसर के बारे में, ठीक। तो अब इसमें 4 तरह की डिपेंडेंसी है। फिनिश टू स्टार्ट, एक्टिविटी मस्ट बी फिनिश बिफोर द सक्सेसर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। वो कह रहा है कि फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी को फिनिश होना पड़ेगा या फिनिश होना चाहिए हर सूरत, इससे पहले कि उससे अगली जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सिंपल इंग्लिश है और कुछ नहीं। और स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब है कि एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट बिफोर सक्सेसर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। कि एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट होना चाहिए बजाय सक्सेसर एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले पहले तक, ठीक है। और फिनिश टू फिनिश से एक्टिविटी मस्ट फिनिश बिफोर द सक्सेसर एक्टिविटी कैन फिनिश, कि जो एक्टिविटी जो है उसे फिनिश होना चाहिए, यानी कि इस सूरत में ये एक्टिविटी ए जो है ये फिनिश हो गई है इससे पहले कि अगली जो एक्टिविटी बी जो है वो फिनिश हो। और स्टार्ट टू फिनिश का ये है कि एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट बिफोर सक्सेसर एक्टिविटी कैन फिनिश। मतलब ये कि ये जो टाइप है ये रेयर है, ठीक है। और एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट बिफोर द सक्सेसर एक्टिविटी कैन फिनिश, यानी कि जो एक्टिविटी है ना आपकी, उसको सक्सेसर एक्टिविटी के खत्म होने से पहले पहले स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चंद 4 तरह की ना डिपेंडेंसी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरी है एक्टिविटी ऑन एरोस, उसकी बात करते हैं। तो एक्टिविटी ऑन एरोस में क्या हो रहा है, एक्टिविटी ऑन एरोस जो है, ये डायग्राम जो है इसमें क्या है, ये भी बड़ी सिंपल है, अच्छी है। उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई जो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, उनको हम एरोस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले हम नोड्स के थ्रू एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अब हम क्या करें, एरोस के थ्रू एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे, इस जिसके तरफ ना मैं माउस से इशारा कर रहा हूँ इधर देखें आप, ठीक है। तो एक्टिविटी ए जो है वो किस तरह से, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग नोड है उसकी, और फिर जब ये एंड होगी तो ये भी एंडिंग नोड है इसकी, ठीक है। और यही जो है नोड जो है ये अगली एक्टिविटी की स्टार्टिंग नोड बन जाएगी, ठीक है।
जब अगर एक्टिविटी बी शुरू होगी तो एक्टिविटी बी अगर शुरू होती है तो मैं उसका एक एरो जो है वो लगा दूंगा, और उस एरो से पता चलेगा कि एरो जो है ना, एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्टिविटी है। ठीक है, इस बार एक्टिविटी ऑन एरोज में ना, एक्टिविटी हम एरोज पर बताते हैं। ठीक है, इन पर बताएंगे। ये देखें एरो के ऊपर ए लिखा हुआ है, ये सर्कल्स के ऊपर ए नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्टिविटी ए टू बी, इस तरह से जा रही है। ठीक है, लेकिन जो टर्म यूज होती है और रिकमेंडेड टर्म है वो ये है, एक्टिविटी ऑन एरोस्पेस। आप इसको देखें, इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को देखें, यानी कि इसमें जिसमें स्टार्टिंग है आपके पास, और एंडिंग जो है बबल है, और बीच में एरो जो है उसके थ्रू है। ज़्यादातर बुक्स में ये यूज होती है। ठीक है, तो एरोज आर यूज टू रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड नोड्स, एक्टिव एंड नोड रिप्रेजेंट डिपेंडेंसीज। ये जो नोड्स है ना, ये वाली, ये डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करती है। एनी एक्टिविटी कमिंग इनटू अ नोड इज अ प्रीडिसेसर टू एनी एक्टिविटी लीविंग द नोड। यानी क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि नोड की तरफ आ रही है वो इसकी प्रीडिसेसर है, यानी इससे आने वाली पहली एक्टिविटी है। ठीक है, जो कि इस नोड से लीव कर रही है, यानी कि अगर ये जो है ना, ये नोड से जो एरो निकल रहा है, ठीक है, इस नोड से जो एरो निकल रहा है वो एक्टिविटी ए का एरो है। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी ए जो है वो इस नोड को लीव कर रही है। ठीक है, तो आमतौर पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज ओनली फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। तो आमतौर पर फिनिश टू स्टार्ट जो रिलेशनशिप होता है ना, एक एक्टिविटी फिनिश हो दूसरी पे स्टार्ट हो, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये मेथड दिया गया है। ठीक है, दिस में यूज डमी एक्टिविटीज आर इंसर्टेड जस्ट टू शो डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटीज। ये डमी एक्टिविटी डमी एक्टिविटीज के तौर पर भी ये जो हाली है इनको यूज किया जा सकता है। दे डू नॉट नीड वर्क और टेक टाइम। कोई भी डमी एक्टिविटी जो है ना, वो कोई भी काम नहीं करती, सिवाय बस आपके नेटवर्क डायग्राम के अंदर या एओई डायग्राम के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर देती है, बेसिकली उसको लॉजिकल कर देती है। वैसे ना तो इस एक्टिविटी का कोई टाइम होता है, ना कोई ड्यूरेशन वगैरह, कोई ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज़ को लॉजिकल रखने के लिए हमें डमी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो फिगर 3 जो है, ये क्या शो करी है, देर आर टू वेज वी कैन मेक एक्टिविटी ऑन एरोज, आइदर द नेम ऑन द एरोज और द लेफ्ट साइड, यानी वो बात होगी कि दो तरफ से। ठीक है, तो एक्टिविटीज ऑन एरो डायग्रामिंग मेथड, एडीएम जो है, एक्टिविटी एरो डायग्रामिंग मेथड इज अ नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक इन विच एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आके थोड़ी सी डिटेल में मुझे बताई है कि देखें, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए जा रही है बी पर, सॉरी एक्टिविटी ए जा रही है, ये इसकी सेकंड नोड है, और फिर उसके बाद एक्टिविटी बी जो है वो भी इनिशिएट होगी और ये थर्ड पे जा रही है, और यहाँ से आके फिर एक्टिविटी डी जो है वो फोर पे जा रही है, यहाँ से एक्टिविटी सी जो है, और इस बीच में ये रिलेशनशिप बना हुआ है इनका। ठीक है, किसी तरह का रिलेशनशिप है, और ये इनको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। ये डॉटेड वाली है ना लाइन, इनको बोलते हैं हम डमी एक्टिविटी। ये टू से थ्री की तरह जाने वाली है। ठीक है, अब इस डमी एक्टिविटी का ना तो कोई ड्यूरेशन होगा, यानी हर एक्टिविटी जो है ना उसका कोई ना कोई ड्यूरेशन होता है, यानी कि फर्स्ट करो रिक्वायरमेंट एनालाइज करना है, तो वो भी एक एक्टिविटी है। रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए आपको 2-4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, वो एक ड्यूरेशन है। लेकिन इस डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी ड्यूरेशन की जरूरत हमें नहीं है, इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, डमी एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं होता, ये बस एक लॉजिकल है। आपकी ना इस डायग्राम को, नेटवर्क डायग्राम को सीधा पतला करने के लिए यूज होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो a node is a specific desirable achievement in a project if it has a zero duration and consuming nil resources। ठीक है, वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। All activities that leads into a node must be completed before the activities lines following this node can start। फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जब नोड की तरफ जा रही हैं, उनको पूरी तौर पे, यानी उनको कंप्लीट होना जरूरी है उनका, इससे पहले कि वो कोई अगली एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की जा सके। ठीक है, तो वही सारी बातें
जो आमतौर पे मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इससे अगला काम, और वो है मैं ना यहाँ पर आपको अगली स्लाइड बताता हूँ कि कहाँ पे है नेक्स्ट। आपने जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी के एक्सटेंशन है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे है। तो आमतौर पे अब इसी चीज़ को हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं कंपैरिजन के थ्रू भी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ईच एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई ईच एक्टिविटी, व्हाट अदर एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड प्रीवियसली, प्रीडिसेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर क्या है, हमने बेसिकली करना क्या है इससे पहले। ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि भाई आपने एक्टिविटीज़ ऑन एरोज डायग्राम या एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बनानी कैसे है, किस तरह से बनानी है, कौन से उसके रूल हैं, क्या चीज़ों को आपने नज़र में रखना है, माइंड में रखना है, ये सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कम्प्लीटली बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है। और काफ़ी मज़ेदार है। अब ये चीज़ पीडीएम ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आई है ये काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग जो है आपको पता चलेगा कि मज़ीद डिटेल में। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि भाई प्री डिसेसर एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो प्री डिसेसर होनी चाहिए, स्टार्टिंग कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। और हर एक्टिविटी का कितना कुछ टाइम चाहिए उसको, हमने ये देखना है। और देखें बेटा, ये सारी चीज़ें जो हमें मिलनी है ना, ये एक्टिविटीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, WBS से मिलेंगी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें मिलेंगी, वहाँ से फिर हमने अपनी एस्टिमेशन करनी है कि भाई कितना कितना टाइम रिक्वायर्ड है इन चीज़ों को, ठीक है। वो एस्टिमेशन करेंगे और कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो भी हमने देखना है। तो ये सारी 3 क्वेश्चन जो हैं इनको हम आंसर जब करेंगे, और इन तीनों के जब हमें आंसर मिल जाएंगे ना, तब हमने अगले स्टेप पे जाना है, ठीक हो गया। तब हम अगले स्टेप में जाएंगे, और अगला स्टेप क्या है कि ये इन चीज़ों को बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट स्केचिंग। प्रोजेक्ट स्केचिंग क्या काम करती है, प्रोजेक्ट स्केचिंग जो है ना वो कॉमनली टेक्निक्स यूज़ करती है। कौन सी टेक्निक्स है एग्जाम, 3 तरह की टेक्निक्स हैं। एक है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट स्केचिंग करने के लिए यूज होता है। एक है क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM जिसको मैं बोलता हूँ, जो आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और एक है पर्ट चार्ट, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इनका मकसद एक ही होता है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना, कि प्रोजेक्ट कितना चलेगा और उसकी मैक्सिमम कितना टाइम आएगा, और किस एक्टिविटीज़ को डिले नहीं करना चाहिए और किन एक्टिविटीज़ में डिले हो सकता है, ठीक है। ये बड़ी गौर से सुनिए के बाद, क्लियर। और चलिए तो नेक्स्ट आ गया है हमारे पास ड्राइंग अ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ठीक है। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, एक्टिविटी ऑन एरोज पर और एक्टिविटी ऑन नोड्स पर। तो एक्टिविटी ऑन एरोज में क्या है, नेटवर्क शोज ईच एक्टिविटी एज एरो एंड नोड रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बात खत्म। एक्टिविटी ऑन नोड्स में क्या होता है कि भाई नेटवर्क शो ईच एक्टिविटी एज ए नोड एंड एरो शोज द इमीडिएट प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ये वही बात होगी। अब नोड्स में क्या होता है, नोड्स में ये होता है कि हर एक्टिविटी जो है ना वो नोड्स के तौर पे रिप्रेजेंट होती है, और एरो जो है वो आपको बताता है कि इसका प्रीडिसेसर क्या है पिछला, ठीक है, और आगे का सक्सेसर कौन सा होगा। तो ये कंपैरिजन है। अब इस कंपैरिजन को हम बड़े गौर से देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमें ये आमतौर पे एक्टिविटी ऑन नोट्स बताएंगे एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्टिविटी ऑन नोट्स हैं, और राइट साइड पे हमारे पास एक्टिविटी ऑन एरोज है, और बीच में जो है ना एक्टिविटी का मतलब बताया हमने। अब वो पहले हम एक्टिविटी का मतलब पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इस एक्टिविटी से एक्टिविटी ऑन नोट्स कैसे बनाई जाती हैं, और एक्टिविटी ऑन एरोस से जो डायग्राम है वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है कि ए कम्स बिफोर बी, विच कम्स बिफोर सी। वो कहता है कि भाई हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो 3, यहाँ से बच्चा रहता है ABC। वो कहता है ए कम्स बिफोर बी, विच कम्स बिफोर सी। यानी कहता है कि ए जो है वो बी से पहले आ रहा है, और बी जो है वो सी से पहले आ रहा है। यानी कि एक तरतीब से ABC, यानी कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। समझ आ गई बात। तो अगर हम एक्टिविटी ऑन नोड्स पे डिपेंड करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो नोड्स पर रिप्रेजेंट होंगी, और एरो से हमें पी डिस्टेंस का पता चलेगा। तो पहली एक्टिविटी उसने क्या बोला, ए कम्स बिफोर बी, तो बी जो है उससे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ए स्टार्टिंग पॉइंट होगा,
ए जो है एक्टिविटी, उसके बाद हमारे पास बी आएगा। ठीक है, ए जो है नोड, वो यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जब वो एंड हो जाएगी तो उसके बाद आपकी बी एक्टिविटी आएगी। बी जब स्टार्ट होगी और वो एंड होगी तो फिर सी आएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि विच कम बिफोर सी, बी जो है वो सी से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से वो एक तरतीब में आ गई। अब यही चीज़ सेम टू सेम रिक्वायरमेंट्स के साथ हम एक्टिविटी ऑन एरोज में लिखते हैं। तो एक्टिविटीज ऑन एरोज में क्या होता है, हमने क्या बोला था कि एक्टिविटीज जो है वो एरो से रिप्रेजेंट होती हैं। जब एरो से रिप्रेजेंट होती हैं तो उनकी जो डमी एक्टिविटीज हैं, यानी कि ये भी एक्टिविटीज जो है स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो कैसे होगी। स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है उसकी, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से बताया कि ए बी सी यही सारा कुछ होगा, लेकिन एरोज से रिप्रेजेंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग नोड है उसकी। ठीक है, और एरोज जो है वो आपका एक एक्टिविटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एंड हो रही है इस डमी एक्टिविटी पे। ठीक है, यहाँ इस एक्टिविटी पे, ये जो एक्टिविटी नहीं है, सॉरी, ये है नो। ठीक है, इस पर एंड हो रहा है, और बी जो है इसी से स्टार्ट हो रहा है, और आगे जाकर जब एक्टिविटी ऑन एरोज के थ्रू बी जो है रिप्रेजेंट हो रहा है एरो के थ्रू, और आगे वो भी एंड हो रहा है एक नोड के ऊपर। ठीक है, फिर आगे जा रही है, सी स्टार्ट हो रहा है और सी भी एंड हो रही है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी है, ए की जो एंडिंग है वो ये नोड है। ठीक है, और ये जो है वो स्टार्टिंग होगी बी की और एंडिंग होगी सी की, और सी की स्टार्टिंग जो होगी वो यही नोड होगी और एंडिंग होगी अलग से ये नोड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट वन बाय वन करके देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, ए एंड बी मस्ट बोथ बी कंप्लीटेड बिफोर सी कैन स्टार्ट। वो कहता है भाई तीन एक्टिविटी है ए बी सी। ठीक है, ए और बी जो है उन दोनों को कंप्लीट होना चाहिए इससे पहले कि हम सी स्टार्ट कर सकें। बेसिकली ये क्या डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी में उसने क्या बोला, उसने बोला कि सी तभी स्टार्ट होगी जब ए और बी दोनों कंप्लीट होंगी। गौर कीजिएगा कि क्वेश्चंस को, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है, ए और बी दोनों उस वक्त स्टार्ट होंगी, सॉरी कंप्लीट, सी जो है वो तब स्टार्ट होगी जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ए और बी को कंप्लीट होकर खत्म होना पड़ेगा, तभी हमारी सी स्टार्ट होगी। तो कैसे होगा ये काम, ए जो है एक्टिविटी ऑन नोट्स पर देखें, तो एक्टिविटी ऑन नोट जो है वो ए से स्टार्ट होगी, यानी कि नोट से स्टार्ट हुई और एंड हुई, और ये बी जो है वो भी अलग से स्टार्ट होगी और वो भी एंड होगी, और ये सी पे जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये एक्टिविटी आ रही है, यानी स्टार्टिंग एक्टिविटी ये एंड हो रही है इस एक्टिविटी पे, और दूसरी एक्टिविटी जो है वो एंड हो रही है इस पर, और ये नोड जो है ये स्टार्ट कर रही है, यानी कि ये जो ए और बी जहाँ पे एंड हो रहे हैं वही चीज़, वो एंडिंग पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है सी का, तो वो स्टार्ट कर रहा है सी को। यानी कि अब सी जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, जब ए और बी जो है दोनों एंड हो गए। इसी तरह से ए और बी एंड होने के बाद ही सी की तरफ वो जाएगा, सी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये जो एक्टिविटी ए और बी जो है एक्टिविटी नोट्स पर ये खत्म कर रहा है इसको। ठीक है, और ये सी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये एंड हो गया तब सी के पास आएगा। इसी तरह से बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अनटिल ए इज कम्प्लीट। वो कह रहे हैं बी और सी जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकते जब तक एंड ए खत्म नहीं होता। तो जब ए खत्म होगा तो तब भी बी और सी होगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर एक्टिविटी ऑन नोट्स पे देखें तो ये एक्टिविटी ऑन नोट्स में ए है, और ए के बाद ये आगे जा रहा है बी पे और ये जा रही है सी पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एंड होगा तो बी आएगा, और ये ए एंड होगा तो ही सी आएगा। तो दोनों डिपेंडेंट है ए पर, ए के खत्म होने पे। जब तक एक्टिविटी ए खत्म नहीं होगी आपका बी और सी दोनों स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये चीज़ आपने देखनी हो यहाँ पे, तो एक्टिविटी ऑन एरो से वो कैसे बनेगी, स्टार्टिंग नोड उसकी ए एक्टिविटी और दूसरी नोड उसकी एक्टिविटी बी, सॉरी ए एक्टिविटी आपकी एंडिंग हो रही है इस एक्टिविटी पे, और यहीं से आपकी स्टार्ट होगी बी भी, और यहीं से आपकी स्टार्ट होगी सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे से। तो नेक्स्ट जो है एक्टिविटी ऑन एरो या नोट्स में, सी एंड डी कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड। ठीक है, सी एंड डी कैन नॉट बिगिन अंटिल दी ए एंड बी आर कंप्लीटेड। वो कह रहा है कि सी और डी जो है
वो उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक कि ए और बी दोनों कंप्लीट नहीं होते। अब इसको देखें, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको, पर है नहीं वैसे। वो कह रहा है कि भाई ए और बी जो है उनको कंप्लीट होना पड़ेगा, तब सी और डी स्टार्ट होंगे। ए बना दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि ए और बी को कंप्लीट होना पड़ेगा, ठीक है। ए को हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे ऐसे लाइक एक ड्रॉ कर दिया सिंपल हम। ये मेरे माउस पॉइंटर की तरफ गौर से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए जो है नोड जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद एंड होगी, तो आपका सी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपने बी स्टार्ट किया, तो वो भी एंड होगी, तो आपने इधर डी लिख दिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रही है कि ए और बी दोनों को खत्म होना चाहिए, तब आपका सी और डी स्टार्ट होगा। तो अब सी कहता है कि सी में कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों खत्म होते हैं। तो यहाँ तक तो पहले अभी तक ए खत्म हुआ था, बी का लिंक नहीं था बना। तो अब हम बी से भी सी की तरफ भी एक एरो जो है वो खींच लेते हैं, ताकि उसको पता चले कि इसका भी इसके साथ लिंक है। तो ए और बी दोनों का लिंक सी के साथ ही बन गया, ताकि सी जो है वो ये कह रहा था, सी और डी दोनों के लिए कंडीशन थी कि ए और बी दोनों खत्म हो चाहिए। तो ए भी खत्म होगा तो सी स्टार्ट होगा, और बी भी खत्म होगा तो भी सी स्टार्ट होगा। तो यानी कि दोनों के खत्म होने के बाद आपका सी स्टार्ट होगा। इसी तरह से डी भी है कि ए जो है वो खत्म होगी तो डी स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बी को भी खत्म होना चाहिए, तब डी स्टार्ट होगा। समझ आ गई बात? यानी कि ए और बी दोनों के खत्म होने के बाद ही आपका सी एंड डी जो है स्टार्ट होगा, दोनों के लिए कंडीशन। तो एरो जो है, यानी कि सी के लिए भी ए और बी का खत्म होना जरूरी है, और डी के लिए भी ए और बी का खत्म होना जरूरी है। तो दोनों देखो एरोज जो हैं वो रिप्रेजेंट करें कि एक्टिविटीज का इनके साथ लिंक है, और वो खत्म भी हो रही है, ठीक है। और अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखें, तो वो कहता है कि ए और बी जो है वो खत्म होने चाहिए। तो ठीक है, हम खत्म कर देते हैं। ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट एंड कर दिया, बी जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसको भी एंड कर दिया। तो अब इस एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है आपका सी भी स्टार्ट हो रहा है और डी भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, सी कैन नॉट बिगिन अनटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड। वो कह रहा है कि जी सी जो है बिगिन ही नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता। कब तक नहीं? जब तक ए और बी जो है वो खत्म नहीं हुए थे, कंप्लीट नहीं हुए थे। डी कैन नॉट बिगिन अनटिल बी इज कंप्लीटेड। वो कह रहा है कि डी जो है वो कैन नॉट बिगिन अनटिल बी इज कंप्लीट, ठीक है। डी भी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा। ए इज अ डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूसिंग ए ओ ए। तो एक्टिविटी ए जो है वो डमी एक्टिविटी क्रिएट कर दी गई है। खैर इसको बाद में देखेंगे। मेरा आपसे मशवरा, आपको मशवरा है कि बेटा जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना, वैसे वैसे आप ना एक कॉपी पेंसिल लो और उसमें इस डायग्राम को एज ए प्रैक्टिस बनाना शुरू कर दिया करो, ठीक है। तो आप क्या करो कि देखो, सी कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि सी जो है ना, अभी आपने अगर इन चीज़ों को ना देखे ना, तो खाली एक सी को है यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है। लाइक मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे करने की। यानी ऐसे अगर मैं कह दूँ कि ये मेरा सी है, ठीक है। मैंने कह दिया ये सी है। कहता है कि सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए और बी कंप्लीट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि ए बी, ए बना लेते हैं एक साइड पे ऐसे करके, ठीक है। और एक हम बी बना लेते हैं। और वो कह रहा है कि ए और बी जो है वो कंप्लीट जब तक नहीं होता सी बिगिन नहीं होगा। तो हम इसको कंप्लीट करा देते हैं, ये लोग इसको भी कंप्लीट कर दिए, और यहाँ से इसको भी ले आए, ठीक है। ये मैं ऐसे रफली आप लोगों को बता रहा हूँ सिखाने के लिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। आमतौर पर वैसे तो ये बनी है, वैसे ये बनी है मेरे पास ये, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बना रहा हूँ। और ये इनोवेशन स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या होता है, वो कह रहा है कि डी कैन नॉट बिगिन अनटिल बी इज कम्प्लीटेड। तो बी जो है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तो आपकी डी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो डी जो है उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं कि जब तक ये खत्म नहीं होती तो हमने, सॉरी मेरे एरो थोड़े टेढ़े हो गए हैं, उस वक्त तक कंप्लीट नहीं रहती। अब तो देखो कि ये एरो, दो दो एरो जो है वो सी की तरफ जा रहे हैं और एक एरो जो है वो डी की तरफ जा रहा है। तो थोड़ी सी डायग्राम जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन बनाते हैं हम ठीक बनाते हैं। तो अभी देखो वन बाय वन स्टेप करके हमने इस डायग्राम को बना दिया। अब यही चीज़ हमने एज इट इज इसको बनानी है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए इसको देखना छोड़ दें और अपने दिमाग के थ्रू इसको बनाएं, ठीक है। वो कहता है सी जो है ए और बी के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ए और बी के खत्म होने के बाद सी स्टार्ट होगा, समझ आ रही है बात। और डी जो है वो उस वक्त तक बिगिन होगा जब बी कंप्लीट नहीं होगी। अब देखो सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए और बी कम्प्लीटेड। ए जो है हमने ऐसे लिया, ठीक है, उसको हमने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको एंड भी कर दिया ऐसे करके, ठीक है। एंड करने के बाद इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सॉरी सी यहाँ पर लिखना था, इधर में। ठीक है, एनीवेज मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, 10 मिनट्स हो गए तो, बिकॉज आई एम स्लो इन ड्राइंग। तो क्या है कि ए और सी जो है वो क्या है कि ये बन रहा है ए और ये बन रहा है सी, ठीक है। तो ये ए और ये बन रहा है आपका सी। तो ए खत्म हो रहा है और फिर सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से उसने बोला था बी को भी कंप्लीट होना चाहिए, तो बी खत्म होगा और वो भी खत्म होगा, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि डी भी स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डमी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस किया। अब डमी का क्या रोल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। डमी का इस तरह से बन रहा है कि अगर हम डमी ये नहीं लगाते और बी को भी हम इधर मर्ज कर देते हैं और फिर डी निकालते हैं तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आमतौर पे आपके पास एक्टिविटी ऑन एरोस और एक्टिविटी ऑन नोट्स पर काम जब आप करते हैं तो कुछ गलतियों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं। तो आमतौर पे लॉजिकल वो मिस्टेक होती हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑन एरोस पे ड्रॉ करते हुए हमें पता चलती है, ठीक है। तो उसने कहा कि लॉजिकली हम क्या करेंगे, जो बी है उसको बनाया और बी को बनाने के बाद जब उसकी एंडिंग हुई तो हमने डी को भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, ये डमी एक्टिविटी जो है ये, अब देखें ये अगर हम बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा था, ए और बी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तब सी कंप्लीट होगी। तो जब ए और कंप्लीट हो गया सी के साथ, ठीक है, ए ने सी को स्टार्ट कर दिया कंप्लीट होने के बाद, बी ने डी को स्टार्ट कर दिया कंप्लीट होने के बाद, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था बन रहा। तो क्या किया हमने, एक डमी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जो कि बी के कंप्लीट होने के बाद ए के साथ मैच करिए, यानी कि बी भी कंप्लीट होगी तब जाके सी स्टार्ट होगी। अब इस डमी एक्टिविटी का मतलब ये है रिलेशन के अंदर या इस डायग्राम के अंदर आ रहा कि भाई ए और बी दोनों कंप्लीट होंगी तो सी स्टार्ट होगी। और इसका एरो जो है ये भी बता रहा है कि भाई ये बी का रिजल्ट जो है वो ए की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे जा रहा है, इस एक्टिविटी सी की तरफ जा रहा है, सॉरी, ठीक है। और ए जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। तो फिर यानी इसका मतलब है, और सी की स्टार्टिंग जो है वो भी यहाँ से होगी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों यहाँ पे एंड हो रहे हैं और फिर आगे जाके सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। जी।
मैं इसको रब कर लूँ, ये तंग करेगा। ओके जी। अच्छा, फिर दोबारा से एक और एक्टिविटी आ रही है हमारे पास, बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अनटिल ए इज कम्प्लीटेड, यानी कि बी और सी जो है दोनों उस वक्त तक स्टार्ट ही नहीं हो सकते जब तक ए कंप्लीट ना हो। तो हमने क्या किया है, बी और सी जो है, बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अनटिल ए कंप्लीटेड, यानी कि ए के बाद बी और सी जो है वो आएंगे। ठीक है, तो ए जो इंट्रोड्यूस हुई पहले, तो ए को ख़त्म किया, तो एक, यानी इसका मतलब ये है कि ए से दो निकल रही हैं, बी और सी, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि ए के बाद जो है ना बिगिन होंगी बी और सी। ठीक है, यानी कि बी और सी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आपके ए खत्म नहीं होगी। इसका अब लिंक बन रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए के साथ कि भाई ए जो है उसको ख़त्म कर होगी वो, तो वो उसके थ्रू ए की कंप्लीट होने के बाद बी बनेगा और ए की कंप्लीट होने के बाद सी भी बनेगा। तो बी और सी जो है वो आ गए आपके पास यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और डी कैन नॉट बिगिन अनटिल बी एंड सी कंप्लीटेड। वो क्या कह रहा है कि डी जो है उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक बी और सी जो है वो कंप्लीट नहीं होते। अब बी को कंप्लीट करना है तो आपका डी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, डी इंट्रोड्यूस किया तो उसने कंडीशन रखी है कि भाई सी को भी खत्म होना चाहिए, तो सी का भी लिंक यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्टिविटीज ऑन नोड पे ये डायग्राम बन गई। और एक्टिविटी ऑन नोड्स पर डमी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ एक्टिविटी ऑन एरोस पे होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो डमी एक्टिविटी की जो मैसेज है ना, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें रिलेशन हमारा जो हमारी जो डायग्राम है वो सिंपल रहती है, सही स्ट्रेट रहती है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है क्योंकि एक्टिविटी ऑन एरोस है। तो क्या कह रहा था कि ए बी और सी जो है वो तक स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक ए खत्म नहीं होता। तो लो जी, हमने ए को ख़त्म किया, और ए को जब ख़त्म किया तो वो बी स्टार्ट हो गया, और बी के बाद हमने अलग से डमी एक्टिविटी के थ्रू सी को भी स्टार्ट कर दिया। और सी का जब रिजल्ट आया, एंड हुआ, तो बी और सी वो कह रहा था कि जब तक बी और सी भी एंड नहीं होते उससे तक डी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमने सी को भी एंड कर दिया और डी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गई। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेटा अब ना एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर में एग्जाम में कुछ ऐसे ही आपको दिया जाएगा कि एक इस तरह से एक्टिविटी दी जाएंगी, साथ उनके प्रीडिसेसर्स बताए जाएंगे कि ये उसके प्रीडिसेसर्स हैं। ठीक है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि ये एक्टिविटी है, उससे पहले कौन सी नोड आ रही है या कौन सी एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए देख लो, उसका प्रीडिसेसर में कोई नहीं है। यहाँ पे बी देख लें, उसके प्रीडिसेसर पे भी कोई नहीं है। सी देख लें, उसके प्रीडिसेसर पे ए है। इसका मतलब क्या है, ए और बी जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, और सी जो है वो ए के बाद आएगा, यानी ए जो है वो कनेक्ट होगा सी के साथ। फिर डी जो है वो ए और बी दोनों के साथ कनेक्ट होगा। ई जो है वो सी के बाद आएगा, और सी के बाद एफ भी आएगा, यानी सी के बाद सी और एफ दोनों आएंगे। और फिर डी और ई है वो जी के बाद आएगा, और एच जो है वो एफ और जी के बाद आएगा। ठीक है, तो अब हम ड्रा करके देखते हैं कि कैसे चलती है। तो लो, ये होगी ड्रा एक्टिविटी ऑन एरोस के थ्रू। क्या बताया जा रहा था, ए और बी जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है, तो ए और बी जो है एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हो गया एलिमेंट। देखा, यहाँ से करते हैं पहले, एक्टिविटीज यहाँ ए बन गया और यहाँ पे बी बन गया। उसके बाद वो क्या कहता है कि भाई सी के बाद ए आएगा। तो चलो देखते हैं सी के बाद ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी के बाद सॉरी, ए के बाद सी आएगा। तो ए के बाद जो है सी का प्रीडिसेसर कौन सा है, बी का प्रीडिसेसर ए है, तो सी से पहले ए आना चाहिए। तो सी से पहले ए आना चाहिए, यानी कि ये सी के साथ कनेक्ट होगा, ए के साथ कनेक्ट होगा। तो ए के खत्म होने के बाद आपका सी आ रहा है, तो वो उसने सी लगा दिया यहाँ पे, और उसको एंड भी कर दिया साथ में। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है, अब ये देखें, मैं ना वन बाय वन आपको ना इनोवेशन के थ्रू करता हूँ। अब ये देखो, पहले इतना एरिया था, इतना एरिया। ठीक है, ये चीज़, इसको देखते हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम पहले ही पीछे जाते हैं। ये तो यहाँ पे डी है, डी के बाद ए और बी, वो क्या कह रहा है कि डी से पहले ए और बी आएंगे, बाद में नहीं, फिर जैसे करेंगे तो ए और बी आएंगे, तो यानी कि इसका मतलब है ए से भी कनेक्ट होना चाहिए और बी से भी कनेक्ट होना चाहिए, ए और बी दोनों से डी को कनेक्ट होना चाहिए। तो जो डी है वो आ गया है आपके बी के साथ कनेक्ट हो रहा है ये। तो अब बी के बाद ये कनेक्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है अब ऑप्शन क्या थी कि भाई ए के साथ भी इसको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ए के बाद आपका बी, ए और बी दोनों के बाद आपका डी आना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर बात है अब यहाँ पर हमने एक डमी एक्टिविटी शुरू की है, मतलब ये कि ए एंड हो रहा है यहाँ पे, और अब इसकी एंडिंग के बाद आपका डी स्टार्ट होगा, ठीक है। और डी और ए और बी की एंडिंग के बाद उसने कहा था कि डी आएगा आपके पास। तो ए और बी को लिंक करने के लिए बजाय कि हम यहाँ पर कोई लाइन लगा देते, क्योंकि अगर हम एक लाइन लगाए थे तो लूप बन जाता, तो लूप नहीं था बनाना हमने, इसलिए क्योंकि लूप बनाए ना हम यहाँ पे तो वो एरर हो जाता है, ठीक है। तो ए से बी, ए से इस जगह पे गया टू में, और यहाँ से फिर एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका पता ये चला कि हमें ए जो है उसका रिजल्ट जो है हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इस एक्टिविटी में, और बी का भी रिजल्ट इस एक्टिविटी में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे स्टार्ट हो रहा है फिर डी, फिर ठीक है इसी तरह से सी जो है, ई के बाद सी है और एफ के बाद भी सी है, तो यानी कि ई और एफ जो है उसके बाद उससे पहले जो है वो सी आ रहा है, यानी सी से दो निकले हैं ई और एफ। तो सी से दो निकल रहे हैं तो इसका मतलब है एक सी से एक ई निकला और एक एफ निकला, ये दो सी दो एक्टिविटीज निकली, ठीक है। यानी कि सी जो है वो स्टार्ट कर रहा है दो एक्टिविटीज को, ई और एफ, तो ई भी स्टार्ट हो गया और एफ भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद वो आगे कहता है कि भाई जी जो है वो आएगा, और जी जो है वो डी और ई का प्रीडेसेसर है, यानी कि डी और ई दोनों को जी के साथ मैच होना चाहिए, या इन दोनों को पहले खत्म होना चाहिए, डी और ई को पहले खत्म होना चाहिए और फिर जी स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो डी और ई को हम खत्म करते हैं, डी क्या है, ये डी है और ये आपका ई है। तो अब देखो इसको इसके साथ लिंक किया है, ई बन गया, ई खत्म हुआ, और यहाँ से आपका डी हो गया, तो डी खत्म हुआ, और दोनों चीज़ें जब खत्म होगी फिर स्टेज पर यहाँ पर, तो जी आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आगे एट की बात करें तो एट में वो कहता है जी एफ और जी दोनों होने चाहिए, एफ और जी दोनों होने चाहिए। तो एफ और जी जो है, यहाँ से एफ डाला और यहाँ से जी डाला, दोनों को एक जगह पे खत्म किया और वहाँ से एच को स्टार्ट किया और वहाँ पे एंड कर दिया। तो ये आपकी एनर्सबल सॉरी एक्टिविटी ऑन एरोस की ना डायग्राम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत अगर आएगी हो तो आपको पूछ सकते हैं, बल्कि देख सकते हैं इसको दोबारा से रिपीट करके। एक्टिविटी ऑन नेटवर्क पे नोड्स की बात करें तो वो कैसे होगा, नोड्स पे बात करें तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, फिर आपके पास ए और बी आएगा। अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी है, ए और बी के बाद आपका सी जो है वो ए के साथ, यानी ए के बाद आपका सी आ रहा है और ए बी के बाद आपका डी भी आ रहा है। तो इसमें कैसे होगा, ए के बाद आपका सी आ रहा है और ए के बाद आपका डी भी आ रहा है, और एक और भी आ रहा था, क्या बोला है, डी, डी जो है उस पर ए और बी खत्म होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डी है उस पर ए और बी खत्म होना चाहिए, तो ए भी यहाँ पे खत्म हो रहा है और बी भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये डी आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से फिर आगे हम चलें तो जनाब हमारे पास ई है, ई कब आएगा, ई और एफ कब आएंगे, जब सी खत्म होगा। तो सी आई थिंक खत्म हो गया है, ठीक है। सी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और इसको भी हम करेंगे तो यहाँ से दो निकल गए, ई और एफ, तो वो भी स्टार्ट हो गए।
जब ई और एफ स्टार्ट होंगे यहाँ तक बात आई, तो उसके बाद एफ की बात कर सॉरी उसके बाद हम करते हैं जी की बात। जी क्या कहती है कि डी और ई को खत्म होना चाहिए तब जी आएगा। तो डी और ई जो है उसको खत्म करते हैं आप। तो यहाँ पर आपके पास डी है और यहाँ पर आपके पास ई है। तो ए यहाँ से हम दो एरो लगाएंगे और जी को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनको एंड करेंगे और यहाँ से हम जी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे वाला क्या कहता है, एच क्या कहता है जी, एफ और जी को भी ख़त्म करें और तब मैं आऊँगा, ठीक है। तो एफ और जी को दोनों को ख़त्म किया, एफ और जी को दोनों खत्म किया तो हमारा ए चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें कोई डमी एक्टिविटीज़ भी नहीं है। जो दूसरा है उसमें डमी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आगे फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वो एग्जांपल है जनरल फाउंड्री की, यानी एग्जाम में आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल आती हैं कि every 16 week to install air complex air filter system on its smoke stack smoke stack, ठीक है। ओके, तो वो कह रहा है मे बी फोर्स टू क्लोज इफ नॉट completed within 16 weeks due to environmental regulation, कि भाई सो 16 हफ्ते से पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर मे बी फोर्स टू क्लोज इफ नॉट कम्प्लीटेड 16 डेज ड्यू टू environmental रेगुलेशन, कि 16 हफ्ते तक इसको कम्प्लीटली अगर ये कम्प्लीट नहीं भी होता तो फोर्स से बंद करना पड़ेगा। तो इसकी 8 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिचुएशन बताइए आपको। तो वो क्या कहता है इसकी 8 एक्टिविटीज़ हैं। 8 एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ बता दी उसने और सारा डिस्क्रिप्शन बताइए। बेटा आपने जब भी अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है ना, तो एक्टिविटीज़ को आपने इस तरह से बता देना कि ये एक्टिविटीज़ हैं और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन है। ए जो है वो क्या कहता है बिल्ड इंटरनल कंपोनेंट, सी बी जो है मॉडिफाई रूफ एंड फ्लोर, सी जो है वो कंस्ट्रक्ट कलेक्शन स्टैक, फिर फोर कंक्रीट एंड इंस्टॉल फ्रेम। देखें ये किस किस तरह से हो रहा है, ठीक है। फिर इससे पहले पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, एयर पोल्यूशन डिवाइस, इंस्पेक्शन टेस्ट, ये सारे क्या हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको पहले क्या काम करने हैं, पहले कौन सी एक्टिविटीज़ आपके पास ख़त्म होनी चाहिए वो आपने ये देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो इसको आप, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, को आप खुद इसको बनाओ इसके थ्रू, ठीक है, एज ए प्रैक्टिस। तो ये आप देख सकते हो, ये उसकी उसका सॉल्यूशन है। तो मैं आपको कहूँगा कि बेटा इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले आप ना कॉपी पेंसिल लो और उसको बनाना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपका टास्क है इस टाइम कि ये बनाओ। वीडियो कभी पॉज कर दो, छोड़ दो, इसी जगह पर छोड़ दें और आप इसको ना बनाना शुरू कर दें। फिर बनाएं और उसके बाद अपनी गलतियाँ मैच करें ओरिजिनल डायग्राम से, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक्टिविटी और नोट्स पे आपने बनानी है, ठीक है। एक्टिविटी नोट्स को फॉलो करते हुए आपने ये बनाना है। तो ये आप बनाएंगे और उसके बाद एंड फिर टाइम एस्टिमेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, कि कितना कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के हिसाब से भी हम बता देते हैं। तो टाइम जो है आमतौर पे आपके प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सम एक्टिविटीज कैन बी डन साइमल्टेनियसली सो द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी लेस देन 25 वीक्स टू द टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ सीपी द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क। वो कहता है कि हम अपना हमने सीख लिया है अभी तक दोनों डायग्राम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, हमने इस चीज़ को देखा है। अब हम क्रिटिकल पाथ को देखेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या है, इसको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट कितना अर्सा चलेगा, 6 महीने, साल, 2 साल, कितना अर्सा चलेगा, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क के अंदर। हम एक डायग्राम बनाते हैं, यही डायग्राम जैसे जिस तरह ये डायग्राम है ना। अब इसमें देखें हमने स्टार से एच तक जाना है। तो एच पर जाने के कई तरीके हैं। मैं ए से होते हुए डी से जी, जी से फिर एच जा सकता हूँ, या फिर ए से सी से एफ, एफ से एच जा सकता हूँ, या फिर बी से बी की तरफ और फिर ए की तरफ, फिर सी की तरफ, एफ की तरफ, जी की तरफ और फिर एच की तरफ। इस तरह से मतलब कि मिक्स करके मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि मिक्स के रास्ते हैं। तो वो रास्ता मुझे चुनना है जिसमें लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ताकि अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है
मुझे पता चले कि मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन होगी उसकी कंप्लीट होने की। इससे पहले कंप्लीट हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप क्लाइंट को कहते हैं कि जी सिर्फ 2 महीने में मैं काम कर दूंगा, तो 2 महीने में काम अगर आपको ने जब टाइम दिया है तो 2 महीने पे आपने करके देना है। अगर आप कहते हो कि नहीं 2 महीने के बाद 3 महीने हो जाएं, 4 महीने हो जाएं, तो फिर ये एक बहुत गंदा इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी का अपने कस्टमर्स पर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में। इसमें जनाब 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। वो क्या है? अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो ये 4 टाइम है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है सबसे पहले, और अर्लीस्ट कब ख़त्म होती है। ठीक है, अर्लीस्ट की बात करूँ, अर्लीस्ट में मतलब ये होता है कि अर्लीस्ट का मतलब ये है, नाम से जैसे पता चलता है कि जो पहले स्टार्ट टाइम होगा और फिर सबसे पहला फिनिश टाइम होगा, यानी कि मिनिमम स्टार्टिंग टाइम, मिनिमम एंडिंग टाइम, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, यूँ समझ लो। ठीक है, इसमें जो है वो लेट टाइम होगा जो कि इतना ज़्यादा टाइम ले सकता है मैक्सिमम एक एक्टिविटी स्टार्ट होने में और एंड होने में। ठीक है, तो आमतौर पे अर्लीस्ट स्टार्ट किया करते हैं। अर्लीस्ट टाइम है एट विच एक्टिविटी कैन स्टार्ट अज्यूमिंग ऑल प्रीवियस हैविंग कंप्लीटेड। ईएस क्या कहता है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये जो ये वो एक्टिविटी है। ठीक है, ये ज़रा गौर से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद हमने क्रिटिकल पार्ट एनालाइज करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे और उसका तरीकाकार मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये 4 टर्म्स हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लें बेटा, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट क्या कर रहा है? ये अर्लीस्ट टाइम है जिसमें आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और ये एज्यूम किया जाएगा कि जितने भी इसके प्रीडेसेसर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अर्लीस्ट फिनिश में क्या होता है कि ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम है जिसमें आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी एट अर्लीस्ट, सबसे पहले। ठीक है, लेटेस्ट फिन स्टार्ट में क्या होगा? लेटेस्ट टाइम एट विच एक्टिविटी कैन स्टार्ट सो दैट नो डिले, सो एज टू नॉट डिले द कंप्लीशन टाइम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। क्या कहता है कि लेटेस्ट टाइम है जिसमें आपकी एक्टिविटी जो है वो बगैर किसी डिले के कंप्लीट हो सकती है। और लेटेस्ट फिनिश में क्या होता है? लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी फिनिश कंप्लीटेड सो एज टू नॉट डिले द कंप्लीशन टाइम ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। कि जो आपका जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है, मैक्सिमम एक एक्टिविटी कितना टाइम ले सकती है, ये वो आपका यानी फिनिश होने में कितना टाइम लेगी मैक्सिमम, ये वो है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लेट ना हो। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी का मैक्सिमम टाइम है, और ये एक एक्टिविटी का मैक्सिमम स्टार्ट टाइम होगा कि कितना कोई देर से स्टार्ट हो सकती है, और ये कितनी कोई देर से फिनिश हो सकती है, और ये कितनी कोई जल्दी स्टार्ट हो सकती है और कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक है, आप लोग खुद पढ़ लो, आपको इंग्लिश भी आती है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो एक सिंबल को हम यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कुछ सिंबल ऐसे हैं, इसको राउंड फिगर में भी दिया जा सकता है और डब्बे में दिया दिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इस साइड पे जो इसकी लेफ्ट साइड पे है वो अर्लीस्ट स्टार्ट होगी, और इसकी राइट साइड पे जो है वो अर्लीस्ट फिनिश होगा। ये जो है ये एक्टिविटी का सिंबल है ए। और ये जो है इसके नीचे आ रहा है वो एक्टिविटी ड्यूरेशन है, कि कितना टाइम एक एक्टिविटी को लगेगा। और ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे है बॉटम में, ये इसका क्या है? ये लेटेस्ट स्टार्ट है और यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश है। देखो बच्चे, क्रिटिकल पाथ एनालाइज करने के लिए आपको इस डायग्राम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से रट लो। ई एस, ई एफ, एल एस, एल एफ। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। ए जो है, सॉरी, ए जो है वो आपका एक्टिविटी का नाम है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होगी, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जो भी है, वो एक्टिविटी का नाम होगी। और हर एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन होती है, वो दी जाएगी आपको, पेपर में गिवन होगी कि भाई इतना टाइम है उसका, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना एक्टिविटी ड्यूरेशन की। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ आपकी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो टाइम आएगा जिसमें वो स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा। ये भी नंबर्स होंगे, लेटेस्ट स्टार्ट आएगा और लेटेस्ट फिनिश आएगा, ये सब ये भी सारे नंबर होंगे। अब ये नंबर्स कैसे फिल होंगे हम ये सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉरवर्ड पास। दो तरह से चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉरवर्ड पास और एक होता है बैक पास। फॉरवर्ड पास का मतलब ये है कि अगर हमने, ठीक है, स्टार्ट से एंड की तरफ जाएंगे ना, जब हम स्टार्ट से
एंड की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। और जब एंड से, आहर से, एक्टिविटी के आखिरी यानी कि एक्टिविटी डायग्राम के आखिरी नोड से पहली नोड की तरफ वापस आएंगे तो इसको रिवर्स पास बोलते हैं। ठीक है, बात गौर से सुनिएगा। स्टार्टिंग से यानी स्टार्ट जो है ना इसका, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से चाहे ए हो बी हो या कोई भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम ट्रेवल करना शुरू करते हैं और आखिरी नोड तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। और आखिरी नोड से जब पहली नोड पर वापस जाएंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स पास। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास में क्या कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ काम होंगे जो हमने करने हैं। वो कौन कौन से काम होंगे? अब आपने इस डायग्राम को, ये देखें डायग्राम, इसको अपने माइंड में रखना है और फिर फॉरवर्ड पास करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, कीजिए शुरू। तो बिगिन एट स्टार्टिंग इवेंट एंड वर्क फॉरवर्ड। क्या है बिगिन एट स्टार्टिंग इवेंट एंड वर्क फॉरवर्ड? क्या है कि पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्टिंग इवेंट से, जो भी आपका ए है बी है वट कोई भी है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट है आपका, स्टार्टिंग नोड जो है आपकी, वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने का रूल क्या है? इट इज एक्टिविटी has only a single immediate predecessor, its equal time EF time of a predecessor। यानी इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो आपके प्रीडेसेसर के इक्वल होगा। अगर प्रीडेसेसर नहीं है तो इसका क्या क्या टाइम होगा आपका इसका स्टार्टिंग का? जीरो। If a activity has a multiple immediate predecessor, its ES is a maximum of all the EF वैल्यूज ऑफ इट प्रीडेसेसर। कहता है कि अगर जो प्रीडेसेसर हैं वो मल्टीपल हैं तो जो ई एस है वो मैक्सिमम टाइम होगा। ठीक है, वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम टाइम होगा उसके प्रीडेसेसर से। मतलब कि अगर बी है, नहीं अगर सी है, सी एक्टिविटी है कोई, उसकी तरफ ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है, तब वो सी बन रही है। तो सी का जो आपका जो टाइम होगा ना, ये वाला ई एस अर्ली स्टार्ट टाइम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। हमने मैक्सिमम साइज लेना। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने अर्लीस्ट फिनिश में क्या करना है? अर्लीस्ट फिनिश इज एक्टिविटी सम ऑफ अर्लीस्ट टाइम एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन। अर्लीस्ट फिनिश क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है, ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और जो एक्टिविटी टाइम होता है दोनों को हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, तो वो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा। ये उसका फॉर्मूला बताया है, अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी टाइम। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश बन जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आएगी इस चीज़ की। ठीक है, फॉरवर्ड पास की भी और रिवर्स पास की भी। तो हम दोनों को एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले ली। ठीक है, क्या है कि पहले मेरे पास एक्टिविटीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसके प्रीडेसेसर्स हैं कुछ, वो भी बता दिए और इसकी ड्यूरेशन बता दी, टाइम ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, अब समझ आ गई बात कैसे हो रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने एक नेटवर्क डायग्राम बनानी है। ठीक है, हमने क्या करना है? एक नेटवर्क डायग्राम बनानी है। नेटवर्क डायग्राम जब हम बनाएंगे तो होगा क्या? हमने नेटवर्क डायग्राम बनानी है तो नेटवर्क डायग्राम लो से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये लो, ये इसकी नेटवर्क डायग्राम बना दी। ठीक है, अब आप ये यहाँ से चेक कर सकते हो कि नेटवर्क डायग्राम सही बनी है कि नहीं सही बनी। ऐसे ठीक है, आप लोग खुद चेक करो और इसकी नेटवर्क डायग्राम बनाओ। आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर खड़े हो कि खुद से इसकी नेटवर्क डायग्राम बनाओ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नेटवर्क